नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। कल शरद पूर्णिमा पर लगने वाला है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के साए में क्या पूजा करें, क्या खीर बनाएं, क्या चंद्र दर्शन करें, जानने के लिए देखिए शरद पूर्णिमा स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, कल शरद पूर्णिमा है और साल में आने वाली 12 पूर्णिमाओं में से इसका महत्व बहुत है। वैसे तो शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा के दर्शन पूजन करना, माँ लक्ष्मी की पूजा करना और चंद्रमा की रोशनी में रखी खीर का सेवन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया है, तो ऐसे में आप पूजा पाठ कैसे कर पाएंगे? क्या ग्रहण काल में खीर को छत पर रखना सही होगा? क्या ग्रहण काल में मां लक्ष्मी की पूजा करने से लाभ मिलेगा? क्या ग्रहण काल में चंद्रमा के दर्शन और उपाय शुभ फल देंगे? ये तमाम वो सवाल हैं जिन्हें लेकर आपके मन में भी दुविधाएं होंगी और आपकी हर दुविधा को आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी दूर करेंगे। तो आप कालचक्र में शरद पूर्णिमा का पूरा पुण्य और लाभ उठाना चाहते हैं तो ध्यान से देखते रहिए आज का हमारा ये खास शो। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। ये नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप फोन कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि कल शरद पूर्णिमा है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। लेकिन पंडित जी, शरद पूर्णिमा के साथ साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी है और ये लोगों के लिए दुविधा जरूर होगी। मैं चाहूंगी कि आप ये बताएं कि उसमें कैसे, कौन सा शुभ मुहूर्त है, कैसे पूजा करना चाहिए, क्योंकि लोगों को तो यही पता है कि अगर कोई भी ग्रहण होता है तो उस वक्त पूजा नहीं की जानी चाहिए। नहीं, ग्रहण में तो पूजा की जाती है जी। ग्रहण में ही मंत्र सिद्धि की जाती है। ग्रहण में ही आदमी अपने इष्ट को सिद्ध करता है। क्योंकि देखो, ग्रहण में मंत्रों को सिद्ध करने के लिए क्यों कहा गया है? जी। शास्त्रों में अगर आप अध्ययन करोगे और थोड़ा सा अपने शरीर पर अध्ययन करोगे तो जब ग्रहण काल होता है तो या तो सूर्य चंद्रमा से परस्पर सप्तम होते हैं या सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं। जब सूर्य चंद्रमा राहु या केतु एक साथ होते हैं तब सूर्य ग्रहण होता है। जी। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों आपस में आमने सामने होते हैं और एक के साथ राहु एक के साथ केतु होता है तो उस समय चंद्र ग्रहण होता है। जी। ठीक है ना? तो उस समय होता क्या है कि मनुष्य के शरीर में ये प्रकृति में जो बदलाव होता है अमावस्या और पूर्णिमा पर, उस समय सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह जागृत हो जाता है। सुषुम्ना नाड़ी, हमारी दो नाड़ियां चलती हैं, बाईं नाड़ी इड़ा है, दाहिनी नाड़ी पिंगला है। जी। तो कभी बाईं नाड़ी से 54 मिनट सांस चलता है, कभी दाहिनी नाड़ी से 54 मिनट सांस चलता है। दोनों से एक साथ श्वास सिर्फ 4 मिनट के लिए चलता है। वो ब्रह्म मुहूर्त में, मध्याह्न काल में, सायंकाल और अर्धरात्रि में। कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी आशीर्वाद देने के लिए, श्राप देने के लिए, किसी को वरदान देने के लिए, किसी की मनोकामना पूरी करने के लिए अच्छी होती है। लेकिन अगर सुषुम्ना नाड़ी में आप प्रस्थान करें तो आप यात्रा में मारे जाएंगे। सुषुम्ना नाड़ी में अगर आप वाहन खरीदते हैं तो वाहन जल जाएगा। सुषुम्ना नाड़ी में अगर आप घर की नींव डालते हैं तो घर खत्म हो जाएगा। सुषुम्ना नाड़ी में यदि आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका विध्वंस हो जाएगा। इसलिए हर जगह सुषुम्ना नाड़ी के परहेज को बताया गया है। लेकिन इस समय में, जिस समय ग्रहण काल होता है, जितने समय का ग्रहण काल होता है, उस समय में अगर कोई व्यक्ति अभिष्ट मंत्र की सिद्धि के लिए बैठ करके जप करे बिना आलस्य के, तो उसके मंत्र की सिद्धि ग्रहण काल में ही हो जाती है और उसका जप चाहे वो प्रयोग कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है जी। तो मतलब पूजा कर सकते हैं। पूजा कर सकते हैं, लेकिन विग्रह नहीं छू सकते हैं। मंदिर के कपाट बंद होने चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियों का स्पर्श नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखने योग्य है। जी। तो कल शरद पूर्णिमा है। कल रात साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। कल कई सालों बाद शरद पूर्णिमा पर गजकेसरी योग बन रहा है। ये गजकेसरी योग क्या होता है भाई?
बृहस्पति के साथ जब चंद्रमा आ जाए तो इसको गजकेसरी योग कहते हैं। और कल बृहस्पति के साथ चंद्रमा मेष राशि में विराजमान हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि कल सुबह 4:17 से शुरू होकर कल मध्य रात्रि 1:53 तक रहेगी। और कल चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि 1:06 से 2:22 रात में रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल स्वस्थ लोगों के लिए 9 घंटे का हमारे शास्त्रों में, हमारे निर्णय सिंधु में वर्णित किया गया है। 9 घंटे पहले ही ये सूतक लग जाएगा। और कल शाम 4:44 पर शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का सूतक लगेगा। ये सूतक सिर्फ स्वस्थ लोगों के लिए ही मान्य होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये सूतक सिर्फ स्वस्थ लोगों के लिए ही मान्य होगा, जबकि बीमार व्यक्तियों के लिए, बच्चों के लिए ये सूतक काल नहीं मान्य होगा। रात 10:06 से उनके लिए सूतक काल माना जाएगा। कल चंद्रमा का उदय शाम 5:20 पर हो जाएगा। ऐसे में कल रात के समय ना ही चंद्रमा की पूजा होगी और ना ही माँ लक्ष्मी की। ऐसे में सूतक लगने से पहले माँ लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा कर लेनी चाहिए, अर्थात शाम 4:44 के पहले चंद्रमा और लक्ष्मी की पूजा कर लेनी चाहिए। कल शरद पूर्णिमा पर चौघड़िया मुहूर्त में उपाय किए जा सकते हैं। जैसे शुभ लग्न है कल सुबह 7:54 से 9:17 तक। चर लग्न है कल दोपहर 12:05 से 1:28 तक। तो इसमें आप जो भी पूजा उपासना करना चाहते हैं, अगर आप अमृत लग्न में भी करना चाहते हैं तो कल दोपहर 2:52 से शाम 4:16 तक अमृत लग्न भी है। इस समय में जिस भी कार्य की आप शुरुआत करेंगे उसमें माँ लक्ष्मी का साथ मिलेगा। और कल सूतक काल से पहले माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा कर सकते हैं। श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त, विष्णु सहस्रनाम का पाठ आप ग्रहण काल में भी कर सकते हैं। ये आपको सिद्ध हो जाएंगे। केसर और हल्दी लगाकर इनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा पूरी होने पर इनको अपनी तिजोरी में 4:44 के पहले ही रख लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी ने ये तो बता दिया कल कैसे क्या मुहूर्त है, लेकिन कल शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया है। और ऐसे में चंद्र ग्रहण की बात की जाए तो देखा जाए पंडित जी, शरद पूर्णिमा है, चंद्रमा की पूजा का बहुत खास महत्व होता है। लोग इंतजार करते हैं और इस पूजा को खास तरीके से करते हैं। लेकिन जब चंद्र ग्रहण का साया है तो क्या पूजा करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कैसे मुहूर्त में करना चाहिए? देखो ऐसा है, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, हमारे शास्त्रों में दोनों ग्रहण की बड़ी मान्यता है। और पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा अपने आप में बेजोड़ होती है। कवि उपमा में भी अगर किसी के स्वच्छता की तुलना कहते हैं तो कहते हैं यस्या शरद चंद्रिका। जैसे शरद ऋतु के पूर्णिमा का चांद होता है, वैसा उज्जवल कांतिमान कीर्तिमान व्यक्ति होना चाहिए। यस्या शरद चंद्रिका, ये शरद पूर्णिमा का चंद्र अपने आप में अलौकिक होता है। तो शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी और इंद्रदेव की पूजा का विधान है। सामान्य दिनों में लक्ष्मी आनंददायक हैं और इंद्र शीतलतादायक देवता हैं। अश्विन पूर्णिमा को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होता है। अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार सर्व देवताओं के चिकित्सक हैं। अश्विनी कुमार की आराधना करने से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि जब विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई तो दोनों अश्विनी कुमारों से दोनों नासिका छिद्र बने। दोनों अश्विनी कुमार विराट पुरुष के दोनों नासिका छिद्र बने। अब इन्हीं नासिका छिद्र से वायु का प्रवेश होता है और जीवन चलता है। यही वायु अगर 1 मिनट के लिए रुक जाए तो व्यक्ति मृत माना जाता है। ऐसे में इस पूर्णिमा में
चंद्रमा के दर्शन करने से हर कष्ट दूर होते हैं। चंद्रमा की पूजा से मन बलवान होता है। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण है, ऐसे में चंद्रमा दर्शन निषेध माना जाता है। तो फिर आपको क्या करना है? कल शाम 6 बजे से पहले चंद्रमा के दर्शन कर लें, कच्चे दूध और अक्षत से चंद्रमा को अर्घ्य दे दें, या फिर कल मध्यरात्रि में 2:22 के बाद संभव हो तो स्नान करके चंद्रमा को अर्घ्य दे दें। उस दान पुण्य करें, किसी पवित्र नदी में 2:22 के बाद स्नान करें। कहते हैं ना, प्रजा का नहावन राजा का दान। जिसकी बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है उसे ग्रहण के बाद किसी पवित्र नदी में स्नान कर लेना चाहिए, और जिसकी सामर्थ्य है उसे स्नान करके खूब गरीब दीन दुखियों में दान पुण्य करना चाहिए। तब जो है ग्रहण का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अक्सर ये लोग मानते हैं कि पूर्णिमा की बात की जाए और ख़ास तौर पर शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी का बहुत महत्व होता है। पंडित जी, ये तो आपने बताया कि 6 बजे से पहले ही जो मुहूर्त है उसमें दर्शन कर लेना चाहिए, लेकिन लोग खीर बनाते हैं शरद पूर्णिमा पर और चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। कहा तो ये जाता है वो अमृत के समान हो जाता है, लेकिन अब दुविधा तो ये है इस बार की ग्रहण भी है, तो क्या खीर बनाएं? अगर बनाएं तो क्या चंद्रमा की रोशनी में रखें, ये बताएं। देखिए, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा के प्रकाश में अमृत समान गुण होते हैं। पूरे साल सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है। ये 16 कलाएं क्या हैं? ये 16 कलाएं हैं 15 तिथियां परिवा से पूर्णिमा तक और 1 तिथि अमावस्या। ये 16 को मिलाकर चंद्रमा 16 कलाओं का होता है। यही मान्यता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। ऐसी मान्यता है कि लंकाधिपति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। इससे उसे पुनर्यौवन शक्ति भी प्राप्त होती थी। सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और आश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चांद धरती के बहुत नज़दीक होता है। इसी कारण से इसकी किरणें सीधे धरती पर पहुंचती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन वातावरण में सात्विक तरंगें मौजूद रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की किरणें जिन पेय या खाद्य पदार्थों पर पड़ती हैं उसको खाने वाला व्यक्ति वर्ष भर निरोगी रहता है, उसका शरीर पुष्ट रहता है, क्योंकि चंद्रमा ही सभी वनस्पतियों को रस देकर पुष्ट करता है। शरद ऋतु की शुरुआत में दिन गर्म और रातें ठंडी हो जाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये वक्त पित्त दोष के प्रकोप का काल माना जाता है और मधुर, तिक्त, कषाय रस पित्त दोष का शमन करता है। इसलिए शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर खाने का प्रचलन हिंदुस्तान में है। लेकिन कल चंद्र ग्रहण भी है, ऐसे में आपको चंद्रमा की रोशनी में खीर रखनी है या नहीं, अब ये मैं आपको बताता हूँ। कल शाम 4:44 से पहले ही खीर बना लीजिए और खीर में 1 तुलसी का पत्ता डाल दीजिए या 1 कुसा डाल दीजिए। सूतक काल में रात 10 बजे तक ही खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। दूसरे दिन स्नान करके और घर की शुद्धि करके परिवार के सभी लोग इस खीर को खा सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं बनेगा, क्योंकि आपके घर में अगर 5 क्विंटल चावल रखा है, 1 क्विंटल दाल रखी है, 10 किलो चीनी रखी है, तो क्या उसे आप ग्रहण के बाद फेंक देंगे? नहीं फेंकेंगे ना, उसका उपयोग करेंगे ग्रहण काल बाद ना। उसी तरह से हर चीज़ में आप 1-1 तुलसी का पत्ता डाल करके छोड़ दीजिए, वो सब सुरक्षित हो जाएगा, सब सुरक्षित हो जाएगा। उसी तरह से खीर में भी 1 पत्ता तुलसी का अगर आप डाल देते हैं या 2-4 पत्ते तुलसी के आप डाल देते हैं, तो
ये ग्रहण का जो कुप्रभाव है वो आपके खीर पर नहीं पड़ेगा और खीर आपकी सुरक्षित और प्रसाद ग्रहण करने के योग्य होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने ये तो बताया कि आप खीर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए खास मुहूर्त में आप खीर बनाएं। और हमारे दर्शक भी जुड़ चुके हैं। मीना जुड़ चुकी हैं पोरबंदर से। मीना, आप अपने सवाल लीजिए। मीना, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। क्या आप सुन पा रही हैं? हाँ, जय श्री जी, आप कृष्ण अपने सवाल पंडित जी। पूछिए। मुझे मेरे भाई के लिए प्रश्न है। उसकी बोलिए। जन्म तारीख, मुझे मेरे भाई के लिए प्रश्न है। उसकी जन्म तारीख है 6/2/84, दोपहर को 3:30 बजे। उसको वो काम करता है ना, कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके नाम नहीं होता, हो गया है, पर उसे काम कोई देता नहीं है। और घर में सभी बीमार रहते हैं और पापा है ना शराब पी के बहुत परेशान करते हैं हमें। मीना, आप अपने भाई से बड़ी हैं कि छोटी? बड़ी हूँ, बड़ी। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं कि आपके भातृभाव का स्वामी जो है वो शुक्र है और वहाँ पर नीच के सूर्य, केतु, बुध और मंगल की स्थिति है और उससे आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो 2 पापक ग्रहों राहु और शनि के अंतर्गत है। एक तो आपके भाई की पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं हुई है। पढ़ाई लिखाई ठीक न होने की वजह से किसी काम में इसको सफलता नहीं मिल पा रही है। मेहनत तो ये बहुत करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेहनत का फल नहीं मिलता है और इसका काम कंटिन्यू लगातार चलता भी नहीं है। अगर ये 4 महीने काम करेगा तो 15 दिन के लिए घर बैठ जाएगा। ऐसे में इसको चाहिए कि सुबह शाम आधे आधे घंटे का समय निकाल करके सीताराम सीताराम, सीताराम, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, जो भी उसको भजन अच्छी लगे, कम से कम आधे घंटे सुबह आधे घंटे शाम करना चाहिए। ऐसा करने पर वर्ष 2 वर्ष के बाद वही देवता उसके सन्निकट होंगे और उन्हीं के आशीर्वाद से उसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जहाँ तक आपके पिताजी का प्रश्न है, पिताजी के क्रोध और पिताजी के खान पान का प्रश्न है, तो उसके विषय में मीना जी मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अपने घर में एक सिंह वाहिनी दुर्गा जी का चित्र लगाइए। जो शेर पर सवार हो दुर्गा जी, ऐसा एक चित्र लगाइए। शेर का मुंह खुला न हो, इस बात का ध्यान रखिए। और रोज उन्हें लाल फूल चढ़ाकर घी का दिया जलाकर दुर्गा चालीसा के 10 पाठ करना शुरू करें। ज़्यादा से ज़्यादा ये उपाय 100 दिन होगा और आपके पिताजी में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। ये उपाय आप करके देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। कल शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया है, लेकिन ऐसे में अगर राशियों की बात करें, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वाले किस समय पूजा करें, क्या उपाय करें जिससे ग्रहण का पूरा उन पर प्रभाव ना हो और उनको पूरी लाभ मिल पाए, ये पंडित जी से हम जानते हैं। पंडित जी देखिए, कोई भी राशि होता है वो चाहता है कि कैसे पूजा करें, तो इन राशियों के लिए आप बताएं क्या उपाय करें, क्योंकि ग्रहण है और इसमें क्या होता है, बहुत मुश्किल सा होता है कि पूजा करें तो कैसे करें, और मुहूर्त का बहुत महत्व है पंडित जी। देखो, मेष राशि पर तो ये ग्रहण लग ही रहा है जी। मेष राशि पर ही ग्रहण लग रहा है। मेष राशि वाले कल शरद पूर्णिमा पर कन्याओं को दूध और खीर खिलाएं। थोड़े से चावल दूध में धोकर नदी में प्रवाहित करें। ये सूतक लगने के पहले कष्ट दूर होंगे। वृषभ राशि वाले कल शरद पूर्णिमा पर दही और गाय का घी मंदिर में दान करें। ये भी सूतक लगने के पहले। जीवन में सुख शांति रहेगी। चावल का दान जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ग्रहण काल में करें। इससे कभी भी आप अधोगति को प्राप्त नहीं होंगे। आपका भागवतिक जीवन जो होगा बहुत उच्च कोटि का होगा। मिथुन राशि वाले कल शरद पूर्णिमा पर दूध और चावल का दान कर सकते हैं। कारोबार में तरक्की होगी और सही फैसले भी आप ले पाएंगे। इसी क्रम में कर्क राशि के जातक शरद पूर्णिमा पर तनाव से मुक्ति और खुशहाली के लिए दूध में मिश्री मिलाकर किसी मंदिर में दान करें
और पानी में सफ़ेद चंदन डालकर स्नान करें। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। अगर कमल का फूल न मिले तो मानसिक रूप से कमल के फूल की कल्पना करके श्री लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित करने की भरपूर कोशिश करें। इससे आपका आने वाला समय मंगलमय होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी कल शुभ मुहूर्त भी बता रहे हैं और खास तौर पर कल आप कैसे पूजा करें, कब करें, वो सारी चीजें बता रहे हैं। और उसके पहले हमारे एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, पवन जुड़ चुके हैं झांसी से। पवन, आप अपने सवाल पूछिए। पवन, आप अपने सवाल ले सकते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी पंडित जी। जय माँ विंध्यवासिनी भैया। मेरी जन्म तिथि है 12 सितंबर 1988, सुबह 4 बजे के आसपास का समय है, झांसी का जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरी शादी कब तक होगी और शादी के बाद मुझे लड़की कैसी मिलेगी और आगे मेरा जीवन कैसा रहेगा। मैं नेत्रहीन व्यक्ति हूँ। देखो, अभी आपने जो प्रश्न विवाह का किया है, इसमें तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बुध बृहस्पति दोनों परस्पर सप्तम हैं। अभी विवाह का कहीं से कोई नज़दीक में संबंध बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, 30 अक्टूबर के बाद, मतलब आज के ठीक 4 दिन बाद आपके विवाह का धीरे धीरे योग बनना शुरू होगा, जो अप्रैल मई तक आपका योग बन करके तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए कि हर बृहस्पतिवार को भीगी हुई चने की दाल और गुड़, थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी उस पर डाल करके, और यदि आप 16 बृहस्पतिवार किसी गाय को खिलाएं तो आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा और आपकी जीवन संगिनी भी अच्छी होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। चंद्र ग्रहण के बुरे साए से बचकर कैसे शरद पूर्णिमा का पुण्य पाया जा सकता है, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अपनी आज की महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं शरद पूर्णिमा पर बनने वाली खीर के वैज्ञानिक महत्व की। और ये जानेंगे हम पंडित जी से। पंडित जी, ये तो आप हमेशा जिक्र भी करते हैं कि अगर कुछ भी नियम होता है और कोई भी विज्ञान से जुड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे सनातन में लॉजिक नहीं है, इसका कैसे वैज्ञानिक महत्व है? देखो, सनातन धर्म में जी, चाहे कोई व्रत करना हो, चाहे कोई अनुष्ठान करना हो, चाहे कोई स्नान करना हो, जी, और चाहे वस्त्र पहनना हो, चाहे भोजन का प्रकार बदला हुआ हो, सब में कोई न कोई एक विशिष्ट कारण होता है, और जो मानव और मानवता के लिए और विश्व के लिए कल्याणकारी होता है। जैसे चतुर्मासा होता है ना, जी, जी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से हाँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक ये माना जाता है कि भगवान विष्णु सो गए हैं, हाँ, ना। हाँ। और उस समय सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, जी। विवाह, शादी, रोका छेका, सारे कार्य बंद हो जाते हैं। तो उस समय मनुष्य को कहा गया है कि केवल आप पूजा पाठ उपासना करिए, हाँ, ठीक है। और उस समय खान पान के लिए कहा गया है कि सावन साग, सावन के महीने में आप साग नहीं खा सकते हैं। साग में क्या आता है? पालक, चौराई, बथुआ, ये सब साग में आते हैं, पत्तीदार सब्जियां। जी। सावन साग, क्योंकि उस समय कीड़े मकोड़ों का आतंक जो है पत्तियों पर होता है। बिल्कुल। सावन साग न भादों दही, भादों के महीने में जो दूसरा महीना भादों का होगा, उसमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि दही में तो ऐसे भी जीवाणु होते हैं, हाँ। लेकिन दही उस समय प्रदूषित हो जाती है, इसलिए भादों के महीने में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। क्वार, दूध और आश्विन का महीना, हाँ। जो मतलब कि आश्विन का महीना अभी पीछे गया है, जी, जी, इस महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अच्छा, कि पशु जो हरे चारे खाते हैं जमीन से उखाड़ के बरसात के बाद का, उससे उनका दूध पौष्टिक नहीं होता है। सावन साग न भादों दही, आश्विन दूध न कार्तिक मही, और कार्तिक के महीने में दालें नहीं खानी चाहिए, वो भी मतलब कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। जी,
तो सनातन धर्म में हर चीज का लॉजिक है बिल्कुल। और हर चीज का तथ्यपरक उत्तर है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो मन में आया वो आपने कह दिया वो कानून बन जाएगा। इसी तरह से देखो, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि दूध में लैक्टिक एसिड और अमृत होता है, जो कि ये लैक्टिक एसिड और जो मतलब अमृत है, ये चाँद की किरणों को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करता है। चावल खीर में डाली जाती है तो चावल में स्टार्च होता है जो इस प्रक्रिया को और आसान बना देता है। चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने से ये बहुत गुणकारी हो जाती है और शरीर में पित्त को नियंत्रित करती है, क्योंकि ये समय जो आश्विन और कार्तिक का समय है, ये समय हमारे शास्त्रों में यमदृष्टा के नाम से जाना जाता है। मतलब यमराज की निगाह धरती के बहुत नज़दीक होती है, बहुत नज़दीक होती है। अभी मैं गया था विंध्यवासिनी, वहाँ आपको बताएं कि इस समय डेंगू चिकनगुनिया दोनों बुखारों ने तांडव मचा दिया है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसके घर में डेंगू या चिकनगुनिया का कोई पेशेंट ना हो। ये सीजन ऐसा है बीमारी का, इसीलिए इस सीजन में 9 दिनों का नवरात्र होता है, ताकि आप 9 दिन तक भोजन न करें। 9 दिन के बाद नए अनाज आ जाते हैं, घर में नया धान आ जाता है, नया ज्वार आ जाता है, नया बाजरा आ जाता है, तो उनका आप सेवन करें तो आपका खाली पेट रहे, जिससे आपकी शरीर उसको एडजस्ट कर ले। 9 दिनों के व्रत करने के पीछे मात्र यही कारण है। और इसी तरह से जब ऋतु बदलने लगती है तो चैत्र के महीने में भी 9 दिन का व्रत किया जाता है, जिसमें आप ज्वार चावल इन सब चीज़ों का जो सेवन कर रहे हैं उसे आप बंद करेंगे। खेत से नया गेहूं आएगा, नया जौ आएगा, नया मटर आएगी, नया चना आएगा, उसका आप सेवन करेंगे। पेट अगर खाली होगा तो उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। सारी चीज़ों का एक अपना वैज्ञानिक महत्व है। चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर खाने से शरीर और मन दोनों को शीतलता मिलती है। हाँ, चांदी में प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है, इससे विषाणु दूर होते हैं, इसलिए चांदी के बर्तन में ही खीर रखनी चाहिए। शरद पूर्णिमा पर बनने वाला वातावरण और खीर दमा के रोगियों के लिए तो बहुत फायदेमंद है। शरद पूर्णिमा का चांद सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और आपको बताना चाहूँगा कि इसकी चांदनी में बैठने से पित्त, प्यास और दाह दूर हो जाता है। जिनका चंद्रमा कमज़ोर है, जो तनाव में रहते हैं, उनको पूर्णिमा के दिन निश्चित रूप से चंद्रमा की रोशनी में 15 से 20 मिनट तक जरूर बैठना चाहिए। चांदनी रात में त्राटक करने से, यानी चंद्रमा को निहारने से आँखों की रोशनी तेज होती है। त्राटक कहते हैं पलकों को न गिरना। बिना पलक झपटे चंद्रमा को देखने की यदि सामर्थ्य आपकी आ जाती है, और ये सामर्थ्य अगर 8 मिनटों की आ जाती है, तो आप जिसे भी देखेंगे वही व्यक्ति आपके आदेश पर चलने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन ये त्राटक बड़ी कठिन प्रक्रिया है। आँख के रोगियों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, वरना आँख भी खराब हो सकती है। जिनकी आँखें पूर्ण रूप में स्वस्थ हैं, वो इस त्राटक क्रिया को अपना सकते हैं। कल चंद्र ग्रहण है, ऐसे में सूतक काल में अपने घर में उस कोने में बैठें जहाँ बड़ी खिड़कियाँ हों। इससे भी आपको चंद्रमा का शुभ प्रभाव मिल सकता है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो देखिए, कल शरद पूर्णिमा की रात कौन से उपाय करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपको खास तौर पर रोग मुक्त भी आप हो पाएंगे। कल का दिन क्योंकि बहुत खास से होता है। पंडित जी, आप हमेशा मंत्रों का उपाय बताते हैं, कोई भी ऐसा शुभ मुहूर्त होता है, कल ऐसे कौन से मंत्र की बात की जाए उसका जप करना चाहिए, जिससे धन दौलत में भी बरकत होगी। लेकिन एक फिर से वही मैं सवाल पूछूंगी, कल ग्रहण भी है, तो क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए
कुछ अलग से उसमें मुहूर्त में मंत्रों का उच्चारण करना कल चाहिए? जितने लोग ऋण रोग दरिद्रता से परेशान हैं उन्हें मैं शर्तिया बता रहा हूं कि कल रात 1:53 से 2:22 तक जिस समय ये ग्रहण रहेगा उस समय आप अपने घर में एक आसन बिछाकर पूरब मुंह होकर के बैठ जाइए। और यदि आपको धन और संपदा चाहिए तो श्री सूक्तम के मंत्रों का पूरे ग्रहण काल में उच्चारण करिए। पूरे ग्रहण काल में ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। और यदि आपको निरोग्यता चाहिए, बीमारी से यदि आपको मुक्ति चाहिए, तो दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताया श्रयताम प्रयांति। इससे पूरे परिवार का रोग शमन हो जाएगा। और यदि आपके ऊपर ऋण भार है और वो उतर नहीं रहा है, ब्याज देने में ही आपकी जिंदगी खराब हो रही है, तो आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ पूरे ग्रहण काल में करना चाहिए। ओम मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते शीघ्रं धनम् आप्नुयात् धरणीगर्भ सम्भूतं विद्युत्कान्त समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। तो इस तरह से भैया ऋण रोग और दरिद्रता को दूर करने के लिए मैंने आप लोगों को ये 3 मंत्र बताए हैं। और इन 3 मंत्रों का यदि आप ग्रहण काल में कल रात में जाग करके रात 1:53 से 2:22 तक स्नान करके बैठिएगा, ध्यान रखिएगा 1:53 के पहले स्नान कर लीजिएगा और साफ सुथरा वस्त्र पहन के बैठिएगा। और फिर 2:22 के बाद आपको स्नान करना पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 2:22 के बाद स्नान करिएगा और थोड़ा सा 1-2 किलो चावल निकाल करके किसी को दान देने के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद ही आपका ये व्रत फलीभूत होगा। तो अगर ऐसा आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो निस्संदेह आपके जीवन में खुशियां आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में बैठने से शरीर के सभी रोगाणुओं का नाश हो जाता है और सांस संबंधी बीमारियों में तो चमत्कारिक लाभ मिलता है। शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में कई घंटों तक रखें और फिर उसको ग्रहण करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। कल के दिन कार्तिकेय की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह जल्दी होता है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का जन्मदिन मनाया जाता है। ऐसे में कल के दिन माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा पर अष्टलक्ष्मी का पूजन करने का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी के पूजन में एक सुपारी पर कलावा लपेटकर अर्पित करें। पूजन के बाद सुपारी को अपनी तिजोरी में रख दें। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर, मखाना, बतासा और सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। धन संपदा का आशीर्वाद मिलेगा। ध्यान रखिएगा, सभी उपाय चंद्र ग्रहण को ध्यान में रख कर के ही करें या मेरे बताए हुए मुहूर्त में ही करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया है। ऐसे में कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले किस समय पूजा करें, क्या उपाय करें जिससे ग्रहण का पूरा प्रभाव ना हो और शरद पूर्णिमा का लाभ पूरी तरह से मिल पाए, ये भी जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, ऐसा है, सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपके राशि से 9वें स्थान में ये ग्रहण लगने जा रहा है। आपके राशि से जो भाग्य का स्थान है वो मेष राशि है और वहीं पे ग्रहण लगने जा रहा है। आप अगर धन लाभ चाहते हैं तो गुड़ के साथ साथ
दूध का दान ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी मंदिर में जरूर करिएगा। और कल भगवान शिव और माता गौरी की पूजा माता लक्ष्मी के साथ जरूर करिएगा। इसी क्रम में कन्या राशि के जो जातक हैं उनके तो कन्या राशि के जातकों के अष्टम भाव में, कन्या राशि के जातकों के अष्टम भाव में ये ग्रहण लग रहा है। तो शरद पूर्णिमा पर 3 से 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन में खीर खिलाएं, लेकिन ग्रहण समाप्त होने के बाद। मछलियों के लिए मीठे चावल डालें। शाम के समय माँ लक्ष्मी की उपासना करें। तुला राशि वाले शरद पूर्णिमा पर धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मंदिरों में दूध, चावल और शुद्ध घी का दान करें। कल रात में दूध ना पिएं, नशा बिल्कुल ना करें। शंख का दान करने से लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले कल शरद पूर्णिमा पर सुख, शांति और संपन्नता के लिए कन्याओं को लाल रंग की वस्तुएं, दूध या चांदी का दान करें। अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। यह भी अगर मंत्र पढ़ लिया जाए तो आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी को इत्र अर्पित करें, यह भी आपके सौभाग्य के लिए मंगलकारी होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आपको बहुत सारे उपाय बताए और खीर का कितना महत्व है ये भी उन्होंने बताया कि किस मुहूर्त में करें। अब जल्दी से पंडित जी से ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, आपने खीर का महत्व बताया और मुहूर्त भी कल बताया, लेकिन खीर का कितना कल महत्व है और ये कौन से उपाय करने चाहिए, कैसे उपाय से खीर बनाएं? लक्ष्मी का वास माना जाता है, पैतृक सुख मिलता है, पैसों की जो तंगी है वो भी दूर हो जाती है। तो क्या उपाय करें पंडित जी? देखिए, ऐसा है, लक्ष्मी कृपा पाने के लिए माँ लक्ष्मी की शंख में जल भर करके माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें। ग्रहण के ठीक बाद दक्षिणावर्ती शंख में जल भर लीजिए और शंख के पूंछ की तरफ से श्री यंत्र पर या लक्ष्मी की यदि आपके पास मूर्ति है, ठीक है, तो उसे थाली में रख करके ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो में आवह ओम तामह आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्या हिरण्यं विंदेयं गाम स्वपुरुषानहम। अश्वपूर्वा मतलब कहने का ये है कि 16 मंत्रों को पढ़ते हुए जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, दही से, घी से श्री यंत्र या माँ लक्ष्मी के विग्रह स्वरूप का अभिषेक करें। उसके बाद शुद्ध जल से धो करके साफ कपड़े से पोंछ करके उन्हें सिंहासन पर बैठाएं और फिर गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से उनकी विधिवत पूजा करें। दीपावली की रात माँ लक्ष्मी को साबूदाने की खीर का भोग लगाने से भी दरिद्रता दूर होती है। अपने जीवन से दरिद्रता को दूर करने के लिए ज़रूरतमंद लोगों को भी खीर खिलाना चाहिए। खीर के साथ मालपुआ भोलेनाथ को भोग लगाने से परिवार सुखी और संपन्न होता है। आपके घर में अगर पानी का संकट है तो या माँ से आपके रिश्ते खराब हैं या आपकी गाड़ी बार बार खराब होती रहती है, तो पैतृक संपत्ति का सुख नहीं मिल रहा है, तो ये संकेत है कि कुंडली में आपका चतुर्थ भाव दूषित होगा। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए हर सोमवार को चावल की खीर बनाकर पूरा परिवार खाएं। धन संबंधित कोई परेशानी है तो 21 शुक्रवार छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं और मिश्री खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। वही हमारे दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं। आगे चर्चा को हम बढ़ाएंगे, बहुत कुछ और पंडित जी उपाय बताएंगे, लेकिन एक हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, पहले उनसे सवाल पूछ लेते हैं। जी, अपने सवाल पूछिए। हेलो जी, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। राजकुमार, आप अपने सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए। पंडित जी, निवेदन है कि हमारी एक बहन है जो हमारी सगी बहन तो नहीं है, लेकिन उसको डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए प्लीज। क्या नाम है आपकी बहन का? महिमा तिवारी। क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में?
उसकी शादी के बारे में जानना चाहते पंडित जी। और कितने घर साल में की बड़ी है, क्या परेशानी। डेट ऑफ बर्थ है? 13 अगस्त 1995। ठीक है। महिमा के और विवाह का जो मुहूर्त 7:30 है, बजे। महिमा के विवाह का जो समय है अब शुरू हो चुका है और मुझे पूरा विश्वास है कि 28 अप्रैल के पहले इनकी शादी तय हो जाएगी। महिमा से कहिए कि हर बृहस्पतिवार के दिन अपने माँ से एक चुटकी हल्दी पानी में डलवा लिया करें और उसी पानी से स्नान किया करें और नहाने के बाद साफ कपड़ा पहन करके हल्दी, जल मिला हुआ हल्दी ये ले जा कर के केले के पेड़ में चढ़ाया करें और केले के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जला दिया करें। ये उपाय 16 बृहस्पतिवार करते ही अच्छा विवाह का संयोग बन जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन लोगों की। पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो तो देखिए सबको ही चाहिए होती है सुख, समृद्धि, पैसा, जिससे एक अनुभूति होती है। और कल अच्छा मुहूर्त भी है, अच्छा दिन है, लेकिन एक वही ग्रहण काल की बात की जाए तो इस समय किस तरह से उपाय करें ध्यान में रखते हुए। और दान का भी बहुत महत्व होता है पंडित जी, खासतौर पर जब ग्रहण काल लगा हो, क्या दान करना चाहिए? देखो, ग्रहण काल में कोई सांसारिक कर्म नहीं करना चाहिए जी। यदि आप कोई भी सांसारिक कर्म कर रहे हैं, सांसारिक कर्म का मतलब धन से जुड़ा हुआ कोई काम, शरीर की सेवा से जुड़ा हुआ कोई काम, भोग विलासिता की सामग्री से जुड़ा हुआ कोई भी काम, मतलब कोई भी अगर आप सकाम काम करते हैं जी जी, तो निश्चित रूप से आपको दुख भोगने पड़ेंगे। तो पंडित जी दान नहीं करना चाहिए? जब दान करना चाहिए। अच्छा। ये सकाम थोड़ी है, हाँ। ये निष्काम है। नहाने के बाद आप जिसको दान देंगे हाँ। तो आप श्रद्धा से देंगे कि दानी बन के देंगे? आप तो श्रद्धा उन्नत देंगे ना। दानी हर समय ऊपर होता है, दान लेने वाला हर समय नीचे होता है, ऐसा। लेकिन कहीं कहीं दान लेने वाला ऊंचे होता है जी। जैसे हम जब कन्या दान करते हैं हाँ। तो वर जो होता है वो हमसे नीचे थोड़ी होता है, हम उसका चरण होते हैं। इसी तरह से ऋषि मुनियों को जिन्होंने दान किया है वो उनका पाद प्रक्षालन पैर धो करके दान किया है। तो कहने का आशय यह है, ग्रहण समाप्त होने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना ही चाहिए। अच्छा। अब यह है कि भगवान ने हमें कैसी सामर्थ्य दी है, उस सामर्थ्य के अनुसार हमें जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। लेकिन दान करते समय भी पात्रता का ध्यान रखना चाहिए। दान करते समय भी पात्रता का ध्यान रखना चाहिए। कहीं दान आप ऐसे आदमी को न दें जो हिंसा की वृत्ति में लगा हुआ है। अच्छा। जो समाज से द्रोह करता है, जो समाज का नुकसान करता है, जो मानवता के लिए कलंक है। ऐसे किसी व्यक्ति का दान देकर अगर आप पोषण करते हैं तो कहते हैं ना, कर्ता, अनुमोदन, प्रेरक तीनों को सजा मिलती है। तो उसमें आप भी सजा के हकदार हो जाएंगे। इसलिए जानबूझकर सुपात्र को ही दान किया जाना चाहिए, जिससे लाभ होगा। अब एक दिन की बात तुम्हें बताऊं। हम जा रहे थे चैनल से, तो रास्ते में एक महिला आई। बोली, भैया मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है और ये दवाई का पर्चा है, आप हम कुछ पैसा दे दीजिए, दवाई ले लें। तो हमने कहा ड्राइवर से गाड़ी साइड लगाओ। गाड़ी साइड लगी, मैंने उसको बुलाया, हमने कहा माता जी चलो मैं आपको दवाई दिलवा देता हूँ। उसने कहा नहीं भैया आप कहाँ परेशान होंगे, आप पैसे ही दे दीजिए हमको। हम कहा नहीं माता जी, चलो ये दुकान हमारे जानकार की है, हम आपको दवाई दिलवा देता हूँ। तो बोले अच्छा भैया तब आप जाइए। तो कहने का मतलब जरूरतमंद लोगों को ही मदद करें। जरूरतमंद लोगों को ही मदद करें, मदद जरूर करें। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि आप किसी को मदद नहीं कर रहे हैं और जरूरतमंद है या गैर जरूरतमंद है, तो उसका आप न तो उपहास उड़ाएं, न उसे डांटें और न भाषण करें। हाथ जोड़ करके कह दें कि संभव नहीं है, वो आगे बढ़े। आप ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस भेष में भगवान आ जाए, ये तो निश्चित नहीं है ना। जी। बालक वृद्ध किस रूप में भगवान आ गए आपकी परीक्षा लेने के लिए। तो इसलिए अगर आप हाथ जोड़ करके नम्रता से उन्हें जवाब दे रहे हैं तो दोष नहीं लगेगा।
लेकिन कुछ लोग होते हैं भाषण पिलाने लगते हो, अरे तुम्हारे तो हाथ पैर हैं, काम करने लायक हो, करते क्यों नहीं हो, जी जी। हाय पैसा बना लिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, तो होता है ना। इसी क्रम में जो एक निष्ठ ब्रह्मचारी साधु हैं, जो महात्मा हैं, जिन्होंने भगवान को अपने को समर्पण कर दिया है, जो मधुकरी भी नहीं करते हैं, भिक्षा भी नहीं मांगते हैं और केवल आकाश वृत्ति पर जीते हैं, अगर उन्हें आप कुछ नहीं पवाओगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी। तो हमारे कहने का मतलब, कल शरद पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा जरूर कर लीजिएगा सुबह सुबह, और लक्ष्मी विष्णु के मंदिर जाकर के इत्र अर्पित करिएगा। ऐसा करने से घर में धन, सुख, समृद्धि और माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाएगा। कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या चंद्रमा से ग्रहण योग है तो चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे चावल, सफ़ेद कपड़ा, बजने वाला शंख, मोती की माला, चांदी का सिक्का, ये सब चीज़ आप दान कर सकते हैं। और उत्तम सुखी जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए पति पत्नी दोनों कल चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ जरूर दें। ग्रहण लगने के पहले सायंकाल ही ये अर्घ दे दें तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने खीर के खास महत्व बताएं, और कल मां लक्ष्मी को खीर के अलावा और क्या भोग लगाने से बरसेगी दौलत और मिलेगी शोहरत। साथ ही धनु से लेकर मीन राशि वाले धनवान बनने के लिए कल ग्रहण काल का ध्यान रखते हुए शरद पूर्णिमा पर क्या दान करें और कौन से खास उपाय करें, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी में। कल शरद पूर्णिमा पर देर रात चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण के साय में कल कैसे करें शरद पूर्णिमा की पूजा और उपाय, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। तो चलिए अपने इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से और कुछ जानते हैं। पंडित जी, कल की बात की जाए, लगातार अब मुहूर्त भी आपने बताया और खीर की बात की, और ये सबको पता है खीर का खास महत्व है। कल ग्रहण भी है, ऐसे में खीर के अलावा और क्या भोग लगाएं माँ लक्ष्मी को जिससे बरकत होगी घर में। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने के अलावा आप और किन चीज़ों का भोग लगाएंगे। तो शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की उपासना के बाद मखाने का भी भोग लगा सकते हैं। मखाने का संबंध भी चंद्रमा से है और चंद्रमा देवी लक्ष्मी का भाई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब समुद्र मंथन हुआ था उससे जो 14 रत्न निकले थे उसमें चंद्रमा भी था और देवी लक्ष्मी भी थी। तो चूंकि समुद्र के ही गर्भ से दोनों पैदा हुए हैं, एक ही गर्भ से दोनों पैदा हुए हैं, इसलिए ये आपस में भाई बहन हैं। और जिनकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा की निर्बल और कमजोर स्थिति हो, ऐसे किसी व्यक्ति को आप नहीं बता सकते हैं कि जो लक्ष्मी का पात्र हो और जिसके पास सब कुछ हो। कोई इंसान आपको पूरे धरा धरती पर नहीं मिलेगा। चंद्रमा अगर नीच का भी होगा तो उच्च के नवांश में होगा, तभी वो जाकर के कुछ अच्छा करेगा। तो ऐसे में अगर चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है कि अगर ये बहुत दोषपूर्ण अस्त और पापक ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो आदमी की जिंदगी, पूरी जिंदगी नारकीय बन जाती है, नरक बन जाता है जीवन। तो भैया मखाने का भोग लगाइए और ग्रहण काल में 1:53 से 2:22 के बीच उत्तर दिशा में मुंह करके श्री सूक्तम का जितना पाठ हो सके भाव विभोर होकर करिए। और शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को बतासे का भी भोग लगाइए, लेकिन ये ग्रहण के बाद। दिवाली पर बतासा और चीनी के खिलौने माँ लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को दही का भी भोग लगाना आपके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन ये कब? ग्रहण के बाद। और कल ग्रहण लगने से पहले जितना आपके घर में दूध है, दही है, पानी है, चावल है, दाल है, आटा है, नमक है, सब चीज़ों में एक एक पत्ती तुलसी की जरूर डाल दीजिएगा। अगर एक एक पत्ती तुलसी की डाल देंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। और यदि आपने तुलसी नहीं डाला है
तो वो वस्तु शास्त्र के अनुसार दूषित मानी जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। कल शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया है और ऐसे में देखिए धनु, मकर और कुंभ और मीन राशि वाले किस समय पूजा करें, क्या उपाय करें जिनसे ग्रहण का बुरा प्रभाव ना पड़े, पंडित जी ये बताएं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि धनु राशि के जो जातक हैं उनके पंचम भाव में ये ग्रहण लग रहा है, संतान भाव में। तो आप चना की दाल और पीले कपड़े में बांध करके किसी मंदिर में दान कर दीजिएगा कल सुबह, परसों सुबह। कल तो ग्रहण होगा, ग्रहण के बाद दूसरे दिन सुबह गणेश, अथर्व और शीर्ष का पाठ वो लड़के जरूर करें ग्रहण काल में जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। और जो लोग नौकरी में नहीं हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उन्हें 1:53 से 2:22 तक उत्तर दिशा में मुंह करके श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा पाने के लिए बहते पानी में 2 मुट्ठी चावल आप ग्रहण के बाद प्रवाहित करिएगा और चावल का दान भी जरूर करिएगा। शिवाष्टक का पाठ जरूर करिएगा। ये ग्रहण के बाद भी कर सकते हैं, ग्रहण के अंतर्गत भी कर सकते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये जो रामचरितमानस में शिवाष्टक है, इसका पाठ ग्रहण काल में भी करने से आपको लाभ मिलेगा। और कुंभ राशि वाले शरद पूर्णिमा पर नेत्रहीन लोगों को भोजन कराएं। शरद पूर्णिमा का शुभ प्रभाव मिले, इसके लिए लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। मीन राशि वाले शरद पूर्णिमा पर सुख, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराएं, मछलियों को मीठे चावल डालें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल चंद्र ग्रहण के साए में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा पर कौन सी 8 भूल आप पर भारी पड़ सकती है, बताएंगे आपको पंडित जी। कल शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया है, तो ऐसे में अगर आप कल शरद पूर्णिमा का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको भी कुछ नियमों को जानना, समझना और इनका पालन करना बेहद ही अहम हो जाता है। क्या है शरद पूर्णिमा से जुड़ी सावधानियां, आइए ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखो, कल शरद पूर्णिमा पर किसी भी तरह की तामसिक वस्तुओं का सेवन बिल्कुल ना करें। शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन न करें। शरद पूर्णिमा के दिन बिल्कुल क्रोध न करें। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी तेज हो जाता है, जिसके कारण शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज़्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। ऐसे में कल संयम बरतने से आपका भाग्य मजबूत हो सकता है। चंद्रमा का धरती के जल से गहरा संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। ऐसे में मन पर नियंत्रण रखने के लिए पूर्णिमा के दिन भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। पूर्णिमा के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए। इन सब चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से शरद पूर्णिमा आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली और भाग्योदयकारी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी हाँ, अगर जाते जाते आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, कल साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण आप पर क्या प्रभाव डालेगा, आपको इस चंद्र ग्रहण में कौन सी सावधानियां रखनी है और इस ग्रहण के बुरे साए से बचने के लिए कौन से उपाय करने हैं, ये सब कालचक्र में पंडित जी आपको कल बताएंगे। इसलिए कल का कालचक्र देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए अनुमति और देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।